ये मोटा आदमी है, ये छोटा बच्चा है, ठीक है। इस पर मैंने 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो इसमें एक्सेलरेशन काफ़ी ज़्यादा पैदा हो गया क्योंकि इसकी वेलोसिटी इसने पकड़ ली, जीरो से ये चलना शुरू हो गया। और इस पर मैंने 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो ये थोड़ा सा बस बहुत मुश्किल से हिला, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम न्यूटन लॉ पर बात करेंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन ने 3 लॉज पेश किए थे मोशन के हवाले से। आज हम फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ में क्या है कि ये कह रहे हैं कि इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो then the acceleration produced in that object is also zero. You can say change in velocity is zero. इस बात का क्या मतलब है? अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जिस पर एक्सटर्नल अप्लाइड नेट फोर्स जीरो है, ठीक है, तो इसका मतलब है वो उसकी मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक। अगर वो पड़ा है तो पड़ा रहेगा। अगर वो मोशन में है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ तो वो हमेशा के लिए स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ है, ठीक है। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बाद में इसके ऊपर बात करते हैं। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये डिफिनेशन, ये इक्वेशन जो छोटा सा है यही इसका डिफिनेशन है। कैसे आप बोलेंगे सर कैसे, मैं आपको समझाता हूं। डिफिनेशन में क्या लिखा, इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, ये हो गया, ये एक लाइन दो अल्फाज। The object will maintain its state of rest or uniform velocity या constant velocity। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स जीरो है तो क्या होगा, इट विल मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, वो स्टेट ऑफ रेस्ट में लगे रहेगा, सुकून की हालत में रहेगा, या अपने मोशन को यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कंटिन्यू करता रहेगा। यानी उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगी। जब वेलोसिटी में चेंज जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो है। मिसालों से समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे पड़ा हुआ है, वेरी गुड, कोई मसला नहीं है। इस पर डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है, ठीक है, लेकिन उतना ही फोर्स इस पर ये ग्राउंड नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में। दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, लिहाजा रिजल्टेंट फोर्स जीरो है और इस वजह से इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन भी जीरो होगा और चेंज वेलोसिटी भी जीरो होगा। ये पत्थर कयामत तक यहाँ पर पड़ा रहेगा बिकॉज ऑफ जीरो नेट फोर्स। नेट फोर्स इस पर रिजल्टेंट जो फोर्स है वो जीरो है। फोर्स है लेकिन नेट फोर्स जीरो है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। आप तो बोलेंगे सर ग्रेविटी का फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, हाँ, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं ना। तो रिजल्टेंट जो फोर्स है, नतीजतन जो फोर्स है वो क्या है, अंडा, जीरो। इसका मतलब ये हमेशा क़यामत तक पड़ा रहेगा, ये खुद से कभी भी मोशन नहीं करेगा। दूसरा इसका, अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, वो वेलोसिटी v के साथ जा रहा है, उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर्स पर सेकेंड और इस तरफ जा रहा है और उस पर मजीद कोई फोर्स नहीं है, कोई उस पर इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, उसमें भी नहीं, उसमें भी नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, देयर इज नो फोर्स, जीरो फोर्स। लेकिन इनिशियली किसी ने इसको धक्का दिया है और उसके नतीजे में रवाना हो गया, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी आ गई। अब ये क़यामत तक ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में इस तरह चल 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये पत्थर जाता रहेगा, ये बॉडी जाती रहेगी। बॉडी विल मेंटेन, द ऑब्जेक्ट विल मेंटेन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अपनी सुकून की हालत या यूनिफॉर्म वेलोसिटी की हालत को बरकरार रखेगी। किस सूरत में, जब नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो। यहां पर भी चूंकि इस पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो ये बॉडी क़यामत तक इसी वेलोसिटी के साथ जो इसकी है, जो 20 मीटर है, 50 मीटर है, 100 मीटर पर सेकंड है, उसी के साथ जाता रहेगा। आप बोलेंगे सर ऐसा तो नहीं होता, हम बाल को फेंक लेते हैं और वो 20 मीटर के साथ जा रहा होता है, थोड़ी देर बाद रुक जाता है, तो वहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं होता ना। आप बोलेंगे सर कोई इसको मना तो नहीं कर रहा, जा रहा है, थोड़ी देर बाद रुक जाता है। अल्लाह के बंदे, जब आपने बाल को रोल किया, बाल को आपने इनिशियली फोर्स अप्लाई किया, धक्का दिया, अब वेलोसिटी v यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो जा रहा है 20 मीटर्स पर सेकंड। मसला ये है कि ग्राउंड मुसलसल ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही है और उसकी वजह से इस बाल और ग्राउंड के बीच में रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है, और उस फ्रिक्शन की, वो फ्रिक्शन का डायरेक्शन इस डायरेक्शन पे, उल्टे साइड पे, इसका मोशन इस साइड पे और इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है ग्राउंड का वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो लिहाजा उस पर मुसलसल उसको ब्रेक लगाया जा रहा है, ग्राउंड उसको बोला कि रुक जा रुक जा रुक जा, लिहाजा यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है, वो रुक जाता है, ठीक है ना। वरना ये क़यामत तक बाल जाता रहता है। अब बोलेंगे सर ये कहाँ पे होता है, अगर आप स्पेस में चले जाएं और वहाँ पर किसी चीज़ को आप धक्का दे दे एक बार
और वहाँ पे कोई ग्रेविटी ना हो, मतलब ग्रेविटी बिल्कुल नेग्लिजिबल हो, इतनी स्मॉल हो कि सारे प्लैनेट्स, सूरज और चांद, ये सारी चीज़ें उससे बहुत दूर आप चले जाए, किसी चीज़ को आपने धक्का दे दिया तो बस वो चलता रहेगा, वो बस जब तक कोई और चीज़ का फोर्स ग्रेविटी उसको कैप्चर ना करे वो चलता रहेगा। और कोई चीज़ आपने इस तरह रख दिया बस वो इस तरह पड़ा रहेगा, ठीक है ना, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम, पड़ा रहेगा उसी जगह पे। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा, तो एक्सेलरेशन इन द बॉडी भी जीरो होगा। वेरी गुड, डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, यहां से आप लिख सकते हैं। टिटबिट्स, साइंस टिटबिट्स में छोटा सा है, एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स। अगर आप रेलगाड़ी के अंदर है या आप जहाज के अंदर है या आप बस के अंदर है और आप बस को धक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या बस मोशन स्टार्ट कर सकता है? नहीं। क्यों? बिकॉज यू आर इनसाइड द बस। तो आप तो बस को धक्का लगा रहे हो लेकिन अंदर से लगा रहे हो ना, तो बस कैसे मोशन करेगा? नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप बस से उतर के धक्का लगाने की कोशिश करोगे और आप अच्छे खासे संडे हो, तो फिर इम्कान है कि बस चलना शुरू हो जाए, मोशन स्टार्ट कर ले, एक्सेलरेशन पैदा हो जाए। लिहाजा हमने जो ये फोर्स की बात की, हमने एक्सटर्नल फोर्स की बात की, एक्सटर्नल नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, हमने उस फोर्स की बात की। ठीक हो गया? तो ये बात आपने अपनी खोपड़ी में बिठा के रखनी है। ये साइंस टिटबिट हमने पढ़ लिया। पॉइंट टू पॉन्डर, इसमें उन्होंने कहा कि वाई पुशिंग अ लार्ज मैन इज डिफिकल्ट कंपेयर टू अ स्मॉल चाइल्ड। छोटा बच्चा, उसको आप धक्का देते आसानी से उसको मोशन में ला सकते हैं, ठीक है। और संडा बैठा हुआ है, सही माशाल्लाह से मजबूत बंदा बैठा हुआ है, उसको आप धक्का देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। धक्का तो दे देंगे लेकिन बच्चा आसानी से मोशन स्टार्ट कर देता है, और जो है तो वो इतनी आसानी से मोशन स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये क्यों मुश्किल होता है? वाई, रीज़न क्या है? बच्चा आसानी से मोशन पकड़ लेता है, तो उसको आप धक्का देते तो हिल जाता है, और दूसरा बंदा है वो बैठा रहता है। या इसी के मुकाबले में बड़ा पत्थर है, उसको आप जोर लगाएंगे तो बहुत मुश्किल से थोड़ी सी हरकत उसमें पैदा हो जाएगी, थोड़ी सी एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगी। और एक छोटा सा पत्थर है, थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगी। ये क्यों होता है? वाई इज दैट सो? इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये देख लें, ये मोटा आदमी है, ये छोटा बच्चा है, ठीक है। इस पर मैंने 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो इसमें एक्सेलरेशन काफ़ी ज़्यादा पैदा हो गया, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इसने पकड़ ली, जीरो से ये चलना शुरू हो गया। और इस पर मैंने 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो ये थोड़ा सा बस बहुत मुश्किल से हिला, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है? वाई इज दैट सो? अब देख ले इन दोनों में फ़र्क क्या है। जो मोटा बंदा है ना, उसका वजन ज़्यादा है, वजन आप छोड़ दें, मास पे आ जाए, उसका मास ज़्यादा है, ठीक है। तो मास ज़्यादा होने की वजह से इस पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन या वेलोसिटी मुश्किल से पैदा हो रही है। इसकी पोजीशन में चेंज मुश्किल से आप लेके आ रहे हो। इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को डिस्टर्ब करना बहुत मुश्किल है। उसका मास कम है, लिहाजा उतना ही उसको डिस्टर्ब करना, उसके स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिस्टर्ब करना आसान है। लिहाजा हमें एक बात समझ आ गई कि एक क्वांटिटी है जो कि एक बॉडी के मास के साथ जुड़ी हुई है, और वो किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने से भी रोकती है, अगर वो मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाने से रोकती है, ठीक है ना। बड़ा पत्थर जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, उसको रोकना बहुत मुश्किल है। वो पत्थर कहता है कि अभी मैं चलता रहा हूँ, क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है, तो उसके चलने की ख्वाहिश भी बहुत ज़्यादा है। वो कहता है कि मैं चल रहा हूँ तो मुझे छेड़ो नहीं, ठीक है ना। और जो छोटा पत्थर है वो बोल रहा है कि मुझे भी ना छेड़ो, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश कम है, क्योंकि उसकी मास कम है। एक पत्थर जो पड़ा हुआ है वो कहता है कि मुझे ना छेड़ो, ठीक है, मैं आसानी से हिलने वाला नहीं हूँ, मैं अपनी सुकून की हालत को ख़राब करने वाला नहीं हूँ। छोटा पत्थर भी बोल रहा है मैं अपनी सुकून की हालत ख़राब करने वाला नहीं हूँ। थोड़ा सा धक्का दे देंगे तो सुकून की हालत इसकी ख़राब हो जाएगी, और इसको थोड़ा सा धक्का देंगे तो सुकून की हालत इसकी ख़राब नहीं होगी। मतलब हर ऑब्जेक्ट अपनी सुकून की हालत या हालत हरकत को जब आप चेंज करते हो तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? रेजिस्ट करता है, मुज़ाहिमत करता है। वो कहता है कि नहीं, मेरी हालत में चेंज ना लाओ, तब्दीली ना लाओ। कितनी उसकी ख्वाहिश है, कितनी वो तब्दीली लाने की मुखालफत करता है, कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इसको हम एक नाम देते हैं इनर्शिया। मैंने पहले आपको बताया था क्या कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, इसको इनर्शिया बोलते हैं। और इनर्शिया डिपेंड करता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट या मास ऑफ द बॉडी, जो भी आप बोल रहे हैं। अब मास क्या चीज़ है? द अमाउंट ऑफ मैटर या द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। मास क्या है? क्वांटिटी आप बोल लें, क्वांटिटी
ऑफ मैटर, ठीक है, चेक कर ले इसको। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, किसी ऑब्जेक्ट में क्वांटिटी ऑफ मैटर, मादे की मिकदार जितनी ज्यादा होगी वो इतनी ज्यादा इनर्शिया का हामिल होगा। इनर्शिया का मतलब वो इतनी ज्यादा अपनी सुकून या हरकत की हालत को चेंज करने की मुखालफत करेगा। छोटा बच्चा वो क्या मुजाहिमत करेगा, वो बड़ा बोल रहा है चुप कर वे मुझे छेड़ रहा है। तो ये इनर्शिया है। क्या है? इनर्शिया है। सो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। एक बात मैंने की कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि ऑब्जेक्ट विल मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कोई ऑब्जेक्ट अपनी सुकून की हालत या हरकत की हालत को मेंटेन करना चाहता है, मेंटेन रखेगा जब उस पर फोर्स जीरो होगा। तो ये जो ख्वाहिश है ये कहाँ से आती है? इनर्शिया से आती है। उसी को तो हम इनर्शिया कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है ना। बड़े ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत होगी और छोटे पर थोड़ा। तो ये इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ये बिल्कुल एक दूसरे को डिफाइन करते हैं, एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं, एलाबोरेट करते हैं, ठीक है ना। जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन डिस्टर्ब होगी और उसकी मुखालफत करता है इनर्शिया। तो उम्मीद है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ और इनर्शिया का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक, इन दोनों टॉपिक के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।